हेलो ऑल। आज हम 11th सेक्शन देखने वाले हैं। उसके पहले आज का लीगल वर्ड है एक्सटॉर्शन। हम मीनिंग और एग्जाम्पल एंड में देखेंगे। तो 8th, 9th और 10th सेक्शन में हमने देखा था कि कोर्ट एक फिक्स्ड रेंट डिसाइड करता है या फिर इंक्रीज कितनी होगी उस रेंट में, ये भी कोर्ट ही डिसाइड करता है। और अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया, अगर किसी ने इसका ब्रीच किया तो उसको पनिशमेंट होती है। वो भी हमने देखी थी कि कितनी पनिशमेंट उसको दी जा सकती है। अब आज 11th सेक्शन में हम ये देखने वाले हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर एक स्पेसिफिक रेंट है, अगर 100 रुपीज रेंट है तो एक साल में वो रेंट कितना बढ़ सकता है, या फिर अगर उस प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट की तो रेंट कितना बढ़ सकता है। ये सब डिटेल में आज हम देखने वाले हैं। तो 11th सेक्शन इज ऑल अबाउट परमिटेड इंक्रीज। तो सबसे पहले तो इस सेक्शन में ऐसे लिखा है कि हर साल में हम प्रॉपर्टी का रेंट 4% से बढ़ा सकते हैं। मतलब इस साल अगर मेरे किसी भी प्रॉपर्टी का रेंट 100 रुपीज है तो मैं अगले साल वो रेंट 104 रुपीज कर सकती हूँ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। बट यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया है जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, सेक्शन 2 उसका सबसेक्शन 1। अगर मैंने मेरी प्रॉपर्टी ट्रेड, बिजनेस और एजुकेशन, रेसिडेंस, स्टोरेज इन पर्पजेस के लिए दी है तो ही ये महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट उसके लिए लागू होता है, वरना नहीं होता। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ईयर हम काउंट करने वाले हैं, तो जिस दिन ये एक्ट कमेंस हुआ था उस दिन से लेके हमको एक ईयर काउंट करना है। तो ऐसे ईयर्स में एनुअली हम 4% रेंट बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट। इसमें अगर लैंडलॉर्ड ने प्रॉपर्टी में कोई इंप्रूवमेंट की है, स्ट्रक्चरल अल्टरेशंस की है, तो वो कितना रेंट बढ़ा सकता है, इसके बारे में दिया है। तो अगर लैंडलॉर्ड ने ऐसी कोई इंप्रूवमेंट की है तो वो उसके टेनेंट्स जो होंगे उसमें से 70% टेनेंट्स का कंसेंट लेकर रेंट बढ़ा सकता है। और ये कंसेंट राइटिंग में होना चाहिए कि आपने ये इंप्रूवमेंट की है तो आप रेंट बढ़ा सकते हो। बट इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि है ये इंप्रूवमेंट्स सेक्शन 14 के सबसेक्शन 1 में इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में रिपेयर्स मेंशन्ड है। लैंडलॉर्ड को कंपल्सरीली ये रिपेयर्स करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लैंडलॉर्ड ने वाटर लीकेज का कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है, बट अगर वो वाटर लीकेज का प्रॉब्लम अगर एग्रीमेंट के रिपेयर्स में मेंशन्ड है तो लैंडलॉर्ड रेंट इंक्रीज नहीं कर सकता, बिकॉज लैंडलॉर्ड इज बाउंड टू मेक सच रिपेयर्स। उसको कंपल्सरीली ये रिपेयर्स करने हैं विदाउट इंक्रीजिंग एनी रेंट। अब इसके आगे थर्ड सबसेक्शन में 4 क्लॉजेस है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्लॉज देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगर सबसेक्शन 2 को छोड़ के लैंडलॉर्ड ने कुछ स्पेशल अल्टरेशंस की है, कुछ एडिशनल एमिनिटीज प्रोवाइड किए हैं। एडिशनल एमिनिटीज मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे कि अगर वेयर हाउस है सेपरेट या फिर एक गार्डन है, वो एडिशनली प्रोवाइड की है, तो लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ा सकता है। कितना बढ़ा सकता है? जितना भी खर्चा उसको आया है वो एडिशनल अल्टरेशन करने के लिए। मतलब अगर मैंने मेरे टेनेंट को एडिशनली कुछ प्रोवाइड किया है तो उसके लिए मुझे 100 रुपीज लगे, तो मैं 100 रुपीज का 15% जो कि ₹15 उतना रेंट बढ़ा सकती हूँ। सो यहाँ पे लिखा है नॉट एक्सीडिंग 15% पर एनम ऑफ द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल एडिशंस टू प्रीमाइसेस। तो वो जो खर्चा हुआ है उसका जो 15% होगा उतने तक मैं रेंट बढ़ा सकती हूँ एनुअली, बट उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। और यहाँ पे जो लिखा है एक्सपेंसेस इंकर्ड, मतलब जो भी खर्चा हुआ है वो, बट ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना खर्चा हुआ है? तो इसके लिए लैंडलॉर्ड के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इतना इतना खर्चा हुआ और इतना इतना स्पेशल एडिशन प्रॉपर्टी में हुआ है। तो ये सर्टिफिकेट किससे अप्रूव होना चाहिए? म्युनिसिपल अथॉरिटी या फिर आर्किटेक्ट फ्रॉम पैनल ऑफ आर्किटेक्ट्स विच आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये सर्टिफिकेट अगर उसके पास है तो वो रेंट बढ़ा सकता है, वरना नहीं। तो इसके सब क्लॉज बी में यही लिखा है कि अगर लैंडलॉर्ड के पास सर्टिफिकेट है म्युनिसिपल अथॉरिटी का या फिर पैनल ऑफ आर्किटेक्ट्स का तो ही वो रेंट बढ़ा सकता है, अगर उसने कुछ अल्टरेशंस या इंप्रूवमेंट की है। अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो नहीं बढ़ा सकता। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सब क्लॉज सी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कुछ काम होते हैं, ऐसे कुछ इंप्रूवमेंट्स होती है, अल्टरेशंस होती है प्रॉपर्टी के लिए, जो अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल अथॉरिटी लैंडलॉर्ड ने करनी चाहिए। बट अगर लैंडलॉर्ड ये नहीं करता, किसी भी कारण से अगर वो नहीं करता, तो टेनेंट्स के पास ये राइट होता है कि वो काम जो भी अल्टरेशन करना है, जो भी इंप्रूवमेंट करनी है प्रॉपर्टी में, वो कर सकते हैं। तो अब ये कैसे करना है? अगर उन्होंने खुद के पैसे से किया तो उनका ही लॉस होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हैं। तो इसके लिए भी एक प्रोविजन है जो इस क्लॉज में दी गई है। तो
तो ऐसी सिचुएशन जिसमें लैंडलॉर्ड नेसेसरी वर्क नहीं करता, तब टेनेंट्स और ग्रुप ऑफ टेनेंट्स जो भी इंटरेस्टेड है ये काम करने में, दे कैन सीक द अप्रूवल ऑफ द म्युनिसिपल अथॉरिटी, मतलब म्युनिसिपल अथॉरिटी से परमिशन लेके वो काम कर सकते हैं। जब म्युनिसिपल अथॉरिटी उनको परमिशन देती है तो उसमें काम का नेचर भी स्पेसिफाई होता है, तो टेनेंट्स वही काम कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें परमिशन दी गई है। और फिर जो भी खर्चा आएगा उस अल्टरेशन के लिए, उस इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो पूरा खर्चा लैंडलॉर्ड पे ही बाइंडिंग होगा। टेनेंट्स को कैसे मिलेगा ये पैसा वापस? टेनेंट्स जो भी रेंट पे कर रहे हैं उस रेंट में से उतना खर्चा माइनस कर सकते हैं। तो अगर ग्रुप ऑफ टेनेंट्स ने ये काम किया है और 50-50 रेंट पे कर रहे हैं तो खर्चा भी 50-50 रेशो में डिवाइड होगा और वो उतना खर्चा अपने रेंट से माइनस कर सकते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, जो भी अमाउंट डिडक्ट कर रहा है टेनेंट उसके रेंट से, वो टोटल खर्चे से एक्सीड नहीं होना चाहिए। जितना खर्चा हुआ है उतना ही वो डिडक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। और यहाँ पे नीचे म्युनिसिपल अथॉरिटी में कौन कौन इंक्लूड होता है वो दिया गया है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमिश्नर, ऑफिसर ऑफ एनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल, चीफ ऑफिसर ऑफ काउंसिल, कैंटोनमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैंटोनमेंट, ये सब म्युनिसिपल अथॉरिटी में इंक्लूड होते हैं। तो इन सब लोगों से टेनेंट्स परमिशन ले सकते हैं। और सब क्लॉज बी में जैसे हमने देखा था उसी तरह यहाँ पे भी टेनेंट्स को जितना खर्चा हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट वो म्युनिसिपल अथॉरिटी या फिर आर्किटेक्ट के पैनल से ले सकते हैं। और अब क्लॉज डी में ऐसा दिया है कि टेनेंट्स जब उनका जो खर्चा है वो डिडक्ट कर लेंगे, वो जो खर्चा पूरा कवर हो जाएगा, उसके बाद लैंडलॉर्ड क्लॉज ए में जो लिखा है उसके अनुसार रेंट बढ़ा सकता है। तो क्लॉज ए में हमने देखा कि स्पेशल अगर अल्टरेशंस कुछ की है तो रेंट बढ़ा सकता है। कितना? खर्चे का 15%, उससे कम या 15%। तो अगर किसी टेनेंट ने खुद से खर्चा किया और उतना खर्चा रेंट से डिडक्ट कर लिया तो उसके बाद लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ा सकता है। और ये इंक्रीज रेंट कब से पेबल होगा? अगर जून मंथ तक टेनेंट ने पूरा वो खर्चा डिडक्ट कर लिया तो जुलाई से टेनेंट को वो जो इंक्रीज हुआ होगा रेंट वो पे करना होगा। तो ये हो गया क्लॉज डी। अब इसका लास्ट सबसेक्शन दैट इज फोर्थ सबसेक्शन। इसमें भी 3 क्लॉजेस है बट ये एक समरी काइंड ऑफ है, सो इसमें कुछ नया हम नहीं देखेंगे, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसके क्लॉज ए में है कि अगर लैंडलॉर्ड ने स्पेशल और स्ट्रक्चरल रिपेयर्स की तो भी वो रेंट बढ़ा सकता है 25% ऑफ स्टैंडर्ड रेंट तक। मतलब जो भी स्टैंडर्ड रेंट उस प्रॉपर्टी के लिए फिक्स्ड है बाय द कोर्ट, उसके 25% तक जो अमाउंट होगी उस अमाउंट तक वो रेंट बढ़ा सकता है, उसके आगे रेंट नहीं बढ़ा सकता। सो हियर इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि जब वो स्ट्रक्चरल रिपेयर्स करेगा तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर ये स्ट्रक्चरल रिपेयर्स मुंबई रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ने किए तो लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ा नहीं सकता। अगर उसने खुद से कुछ स्ट्रक्चरल रिपेयर्स किए हैं तो ही वो रेंट बढ़ा सकता है। और यहाँ पे भी सबसेक्शन 3 की तरह लैंडलॉर्ड को सर्टिफिकेट लेना होता है और डिक्लेरेशन भी, मतलब अगर उसको कुछ स्ट्रक्चरल रिपेयर्स करने हैं तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से उसको डिक्लेरेशन लेना होता है कि ये काम नेसेसरी है और इसका नेचर ये होगा। इसके बाद खर्चे का भी अप्रूवल या सर्टिफिकेट उसको लेना होता है। इसके बाद ही वो 25% ऑफ स्टैंडर्ड रेंट इंक्रीज कर सकता है। सिमिलरली क्लॉज सी में भी पिछली बार की तरह है कि लैंडलॉर्ड ये सब खर्चा टेनेंट से रिकवर कर सकता है, उनसे ले सकता है रेंट बढ़ा के, once he gets the certificate from the municipal authority। तो अब यहाँ पे ये 11th सेक्शन खत्म होता है। चैप्टर 2 का अब 12th, 13th और 14th 3 सेक्शंस बचे हैं, बहुत छोटे हैं। तो ये 3 सेक्शंस और चैप्टर 2 की रिवीजन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी तक जितना हुआ है उसके नोट्स बनाओ and read it at least twice so that you will not forget it afterwards. Thank you.